नमस्कार, मैं रचा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक पैदावार के लिए किसान फसलों में अंधाधुंध विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे किसानों की लागत बढ़ जाती है और लाभ कम मिलता है। ऐसे में किसानों को चाहिए कि संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे आप उर्वरकों के अनावश्यक प्रयोग से बच सकें और अधिक लाभ मिल सके। परंतु कैसे करें संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह। जब आप खरीफ की बिजाई कीजिए तो आप खरीफ की बिजाई से पहले यदि आपके हाथ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है आ गया है, तब तो उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अपने खेत में आप जो है उस कार्बनिक खाद का या उर्वरक का आप जो है उपयोग कीजिए। यदि जो है आप जो है जांच नहीं करा पाए हैं कि आप जिस तरह से मुख्य पोषक तत्व में आपका जिस तरह से नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, पोटास आ गया, द्वितीयक पोषक तत्व में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आ गया, और सूक्ष्म तत्व में जिस तरह से आपका जो है जिंक आ गया, लोहा आ गया, तांबा आ गया, मैंगनीज आ गया, तो जिस तरह से इस मिट्टी में हमारी जो है मिट्टी में अधिकतर जिस तरह से ज़्यादातर जो है ये देखा गया है कि सल्फर और जो है लोहे की जो है ना कमी पाई जाती है किसान बंधुओं। तो इसको आप क्या कीजिए, जिस तरह से आप जो है बाजरा बा रहे हैं, जमीन में जो लोहे की कमी है, तो आप क्या कीजिए कि फसल के बिजाई के समय ही 10 किलो फेरस सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप जमीन में फेंक करके और उसको जमीन में मिला करके और फसल की बिजाई कर दीजिए। पौधों को अपनी वृद्धि, विकास और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन पोषक तत्वों के न मिल पाने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे पर लक्षण दिखने लगता है। यदि ये पोषक तत्व एक निश्चित समय तक न मिले तो पौधा सूख जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर 17 पोषक तत्व पौधों के लिए जरूरी बताया गया है, जिनके बिना पौधे की वृद्धि विकास संभव नहीं है। इसलिए फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए फसल की जरूरत के अनुसार पोषक तत्व डालना चाहिए। बहुत से किसान भाई मिट्टी परीक्षण नहीं करवा पाते हैं और बीजों की बुआई कर देते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद फसल में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं। ऐसे में किसान कौन सा पोषक तत्व ले और किस तरह से कितनी मात्रा में डाले, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी हो और आने वाले समय में फसल से अधिक पैदावार मिल सके। आपके जमीन में लोहे की कमी है और यदि आप जो है बेसल में आप फसल की बिजाई के समय आप नहीं डाल पाए हैं, तो उसके लिए अब बहुत सारा उपाय है किसान बंधुओं की। अब जो है सालुबल फर्टिलाइजर जो आ रहा है और वाटर सालुबल भी आ रहा है, मतलब वो पानी में डालिए और आपका घुल जाएगा। तो अब जिस तरह से बहुत सारे जो है फेरस सल्फेट अब घुलनशील आ रहे हैं, वाटर सालुबल आ रहे हैं, तो जैसे ही आपकी फसल जो है 25 से 30 दिन की हो, फसल में आप 5 ग्राम जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से फेरस सल्फेट ले करके और अपनी जो है ना फसल में आप जो है ना स्प्रे कर दीजिए। तो जब आप स्प्रे कर देंगे तो फोलियर स्प्रे होगा, वो जो है वो ज़्यादा कारगर होगा और पत्तियों के द्वारा पौधा जो है ले लेगा और फेरस की कमी को जो है, आयरन की कमी को, लोहे की कमी को वह जो है सो जो है ना नहीं करेगा। कि अब जो है किसान बंधुओं ज़्यादा से ज़्यादा आप भी जो है ना वाटर सालुबल फर्टिलाइजर है उसका आप उपयोग आप जो है ड्रिप के माध्यम से और फव्वारा के माध्यम से, इसकी मात्रा जब वाटर सालुबल उर्वरक का आप उपयोग करेंगे तो ये मात्रा भी इसकी कम लगेगी, तो इसकी कीमत भी आपकी कम लगेगी। तो आप जो है अपनी लागत भी कम कर सकते हैं वाटर सालुबल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके। फसलों की वृद्धि, विकास और अधिक उपज प्राप्त करने में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के बाद चौथा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है सल्फर, जिसे गंधक के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मृदाओं में सल्फर की कम मात्रा में उपलब्धता और दलहन व तिलहन फसलों में सल्फर का अवशोषण फास्फोरस से भी अधिक मात्रा में होने के कारण एक अच्छी फसल उत्पादन में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, जिसका उचित मात्रा में प्रयोग करना बेहद जरूरी होता है।
पानी की उपलब्धता है वहाँ पर जो है मूंगफली बाते हैं। मूंगफली में सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है किसान बंधुओं सल्फर। अब सल्फर आप जो है दो तरह से दे सकते हैं। एक तो आप जो है जिप्सम के माध्यम से दे सकते हैं। तो जिप्सम आपको हमेशा जो है ना बेसल में ही देना पड़ेगा। तो 25 से 30 किलो प्रति कच्ची बीघा आप जो है फसल बिजाई के समय जिप्सम को जमीन में फेंक करके आप फसल की बिजाई कर दीजिए। तो इससे क्या होगा किसान बंधुओं कि आपकी फसल में आपको जो है जिप्सम के माध्यम से, जिप्सम में कैल्शियम भी होता है और सल्फर भी होता है। तो आपकी फसल को, आपकी ज़मीन को कैल्शियम भी मिल गया और सल्फर भी मिल गया। यदि आप जिप्सम बेसल में नहीं दे पाते हैं, वाटर सालुबल आता है, उसको आप जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए तो आप जो है उसको जो है वाटर सालुबल जो है सल्फर लेकर के और आप स्प्रे के रूप में आप अपनी फसल पे स्प्रे कर दें तो आपकी जो है फसल में जो है सल्फर की कमी जो है नहीं आएगा। और यदि आप जहां पर पानी है, जो किसान जो है मूंगफली बा रहे हैं उनके लिए तो कैल्शियम और सल्फर जो है उनकी फसल के लिए अमृत का काम करता है। ये दो चीज़ें तो मूंगफली बाने वाले किसान अवश्य दे जो है उपयोग में लेना चाहिए। दूसरी फसल जिस तरह से मूंग हुआ, आपका बाजरा हुआ या दूसरी फसल भी ले रहे हैं किसान जिस तरह से, तो उसमें भी जो है सल्फर जो है अपना जो है द्वितीयक पोषक तत्व है दूसरा। लेकिन अब जहाँ पे कमी आ रही है सल्फर की, वहाँ पर ये सल्फर प्राथमिक पोषक तत्व हो गया है। तो सल्फर का उपयोग जिस तरह से आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का उपयोग कर रहे हैं, उसी तरह से आप जो है ना चौथे पोषक तत्व के रूप में आप सल्फर का अवश्य जो है ना उपयोग करें। तो सल्फर का उपयोग करने का पहले ही अपन चर्चा कर लिए कि जिप्सम के माध्यम से कर सकते हैं या जिस तरह से वाटर सालुबल सल्फर आता है उसके माध्यम से आप उपयोग कर सकते हैं। अभी हमारा जो किसान जो मूंग बा रहा है, बाजरा बा रहा है, मूंगफली बा रहा है, उसमें जो है सल्फर का उपयोग जरूर करे। वो जो है 25 से 30 किलो कच्ची बीघा वो जो है जिप्सम का उपयोग कर ले। यदि आप बेसल में नहीं डाल पाया तो उसको आप जो है पौड़ी छिड़काव के रूप में उसका वाटर सालुबल सल्फर का 25 से 30 दिन का मूंग हो जाए या 25 से 30 दिन का बाजरा हो जाए, उसमें आप जो है स्प्रे करके सल्फर की कमी को आप दूर कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में किसान विभिन्न फसलों की खेती करते हैं, लेकिन इन फसलों में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता रहता है जिनको नियंत्रण करना जरूरी है। इसके लिए किसान कई प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं जो कि काफी महंगे होते हैं और इनसे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। तो क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ, यदि आप कीट नियंत्रण के लिए विभिन्न ट्रैम्पों का प्रयोग करते हैं, इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें ट्रैम्पों का प्रयोग, आइए जानते हैं कीट वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल चौधरी से। किसान भाइयों को जानकारी के लिए आवश्यक है कि बहुत सारे जो कीट नियंत्रण की विधियां हैं उनमें कीटनाशकों के अलावा और भी बहुत सारा विधियां हैं। किसान भाई इसी में हम बात करते हैं ट्रैप्स की। ट्रैप्स में हम बहुत सारी ट्रैप्स जो मार्केट में मिलती भी हैं या फिर किसान भाई अपने स्तर पे बना भी सकते हैं। पहला ट्रैप जिसका मैं बताना चाहूँगा कि इंसेक्ट्स में क्या होता है कि उनका जो देखने का तरीका होता है वो किसी कलर को कुछ अच्छे से अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप पीले रंग के कपड़े पहन के बाहर में निकलते हैं तो बहुत सारी लाही आपके कपड़ों के ऊपर लाही बैठ जाती है आकर के, तो ये जो पीला रंग है उसके ऊपर आकर्षित होती है। इसी का फायदा ध्यान में रखते हुए अगर हम जो येलो कलर के जो अगर पॉलीथीन है या कलर है उसके ऊपर में कुछ स्टिकी सब्सटेंसेस लगा दें और खेत के अंदर में चिपका देते हैं तो इसके ऊपर में लाही, इसके साथ में जो हॉपर्स और बहुत सारे जैसिड्स इसके ऊपर में आकर के चिपक जाते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपके खेत में
कौन सा कीड़ा किस समय में कितनी संख्या में आ रखा है, तो उसका हमारे को कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो ये येलो स्टिकी ट्रैप्स हैं। अगर इसी कलर को हम ब्लू कर देते हैं तो ये ब्लू स्टिकी ट्रैप्स, जिसमें बहुत सारे थ्रिप्स की स्पीसीज भी ट्रैप होती हैं। और हमने यहाँ पे देखा है कुछ जो मॉथ्स हैं, जो हानिकारक मॉथ हैं, वो भी इसके ऊपर आकर्षित होते हैं। तो ये दो तरह के ट्रैप्स हैं, येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप्स। आप खुद से बना सकते हैं। जो येलो कलर का जो पॉलीथीन लेके या ब्लू कलर का पॉलीथीन लेकर के उसके ऊपर में आप स्टिकी सब्सटेंसेस, ग्रीस या जो तेल होता है, करंज का तेल, ये लगा करके आप फील्ड में किसी जो लकड़ी होती है उसके ऊपर में चिपका रख दीजिए, तो कीट पतंगे आकर के उसकी तरफ में आकर्षित होंगे और चिपक करके जो नुकसान होने वाला है उससे आप बचा सकते हैं। टी आकार की खूंटी लगाना। आमतौर पर पक्षी अधिकांश कीटों को खाते हैं। ऐसे में अगर खेतों में पक्षियों को बैठने का स्थान दे दिया जाए तो काफी हद तक हानिकारक कीड़ों को ये पक्षी खा जाते हैं। इसके लिए खेत में 10 से 12 स्थान पर टी आकार की खूंटियां लगा देनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि जब फसल में दाने बन रहे हो तो इन खूंटियों को निकाल दें। पक्षी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप या गंधपाश। फेरोमोन ट्रैप फसलों को क्षति पहुंचाने वाले सूडियों के नर पतंगों को फंसाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे सबसे पहला इन ट्रैप से होता है कि आपके खेत में संक्रमण कितना है, इसका पहला पता चलेगा। अगर इनकी संख्या बढ़ा देते हैं तो कीट नियंत्रण में भी ये सहयोग करेगा। इसके साथ में कई बार देखते हैं कि अगर कीटों को समय पर, अगर फेरोमोन्स के स्पेशल केस में देखते हैं, अगर कीटों को जब मेटिंग करते हैं उस टाइम में उनको डिस्टरबेंस किया जाता है इन ट्रैप्स के द्वारा, तो उसका भी इनमें इसके प्रयोग से उनकी संख्या में कमी होती है। वही ट्रैप प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें कीप के आकार के मुख्य भाग पर लगे ढक्कन के मध्य में मादा कीट की गंध युक्त ल्यूर लगाया जाता है, जो नर पतंगों को आकर्षित करता है। कीप के निचले भाग पर पॉलीथीन की थैली लगाई जाती है, जिसमें नर पतंगे फंस जाते हैं। थैली के निचले मुख पर रबड़ बैंड हटाकर फंसे पतंगों को मारकर निकाल दिया जाता है। ल्यूर विभिन्न प्रकार के नर कीटों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग गंध का ल्यूर लगाना होता है। ये सब जो ट्रैप्स हैं वो आपको बाजार में काफ़ी कम दर पर उपलब्ध हैं, जिनका किसान भाई हर फसल में अलग अलग तरह का जो फेरोमोन ट्रैप्स हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बारिश के मौसम में अब हम देखते हैं तो इसमें फल मक्खी का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। फल मक्खी का जो पिल्लू होता है सफ़ेद रंग का, फलों के अंदर में जैसे आम में, अमरूद में, सपोटा, जो भी फ्रूट्स है उसमें एक सफ़ेद रंग का पिल्लू पाया जाता है। इस पिल्लू की वजह से फल सड़ता है। फेरोमोन्स का ट्रैप का टेक्निक्स है जो फलों में ये बहुत अच्छा कारगर साबित होता है। इसके साथ में बहुत सारे ट्रैप्स और भी हैं। इन ट्रैप्स को जो ये अगर कलर जो उसकी बात कर रहे थे तो कुछ यूवी लेंस होती हैं जिसके ऊपर में इंसेक्ट बहुत आकर्षित होता है। उसका फ़ायदा उठा करके अभी जो बारिश का मौसम है हम लाइट पर देखते हैं कि बहुत सारे कीट पतंगे, स्पेशली जो दीमक का प्रकोप है वो बढ़ जाता है। दीमक का जो एडल्ट्स होते हैं वो लाइट पे आते हैं। इसके साथ में जो सफ़ेद लट होती है उसका जो भ्रंग होता है वो लाइट पर आता है। तो इसी का फ़ायदा उठा करके यदि हम खेत में एक बल्ब जला करके उसके नीचे में जो एक बड़ा सा बर्तन रख के उसमें थोड़ा केरोसिन डाल दीजिए, इसमें बहुत सारी जो शाम के समय में दीमक और जो सफ़ेद लट के जो भ्रंग है वो आकर के नियंत्रण होंगे और जो आने वाली फसल है उससे आप बचा सकते हैं। ये देसी तरीका है। इसके साथ में आपको मार्केट में बहुत सारे लाइट ट्रैप्स और सोलर बेस्ड ट्रैप जो मिलते हैं वो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो लाइट ट्रैप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
आने वाले दिनों में बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाई फसलों की बुआई करें। पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें एवं उनके रहने के स्थल पर पानी इकट्ठा न होने दें और बिछावन को सूखा रखें। बारिश की संभावना को ध्यान में रखते हुए पशुओं को सीधी बारिश से बचाएं तथा पशुओं को पेड़ के नीचे न बांधें। वर्षा की संभावना को ध्यान में रखते हुए फसलों और सब्जियों में कीटनाशी और फफूंदनाशी का छिड़काव न करें। वर्षा की संभावना को देखते हुए फसलों और सब्जियों में जल निकास की व्यवस्था करें। वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने खेत के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि का जलस्तर भी बढ़ता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम राजौल, जिला उदयपुर के कृषक बालकेश सिंह ने। आप हल्दी की फसल में जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बालकेश सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। निकाय गुराई का समय आ गया है। अभी आप हल्दी में घास आ गया होगा जिसे कि निकाय गुराई करना बहुत ज़रूरी है। हल्दी की अच्छी फसल होने के लिए 2-3 निराई करना आवश्यक हो जाता है। पहली निराई बुआई के 80 से 90 दिनों के बाद तथा दूसरी निराई इसके 1 माह बाद करना चाहिए। किंतु यदि खरपतवार पहले ही आ जाते हैं तथा ऐसा लगता है कि फसल प्रभावित हो रही है तो इसके पहले भी एक निराई की जा सकती है। इसके साथ ही साथ समय समय पर गुराई भी करते रहना चाहिए जिससे वायु संचार अच्छा हो सके तथा हल्दी की फसल का पूर्ण विकास हो सके, जो कि उत्पादन से सीधा संबंध रखता है। नवंबर माह में पत्तियों का विकास तथा धनकंद की मोटाई बढ़ना आरंभ हो जाता है तो उस समय उपज ज्यादा प्राप्त करने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हो जाता है, जिससे कंदों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। हल्दी की फसल में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए, अन्यथा फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पौधे एवं पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसलिए समय समय पर वर्षा के ज्यादा पानी को खेत से बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो बुआई के समय आप लोग नाइट्रोजन दिए होंगे। नाइट्रोजन के मतलब कि आप यूरिया दिए होंगे, म्यूरेट ऑफ पोटाश दिए होंगे और डीएपी दिए होंगे। तो अभी जो है जब हम निकाय गुराई कर लेंगे उसके बाद उसमें कोड़नी कर लेंगे तो मिट्टी चढ़ाने के समय हम उसमें आप ये डालेंगे, यूरिया डालेंगे। यूरिया आपको 35 किलो प्रति एकड़ की दर से डालना है और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है 40 केजी के हिसाब से डालना है। आप यूरिया जो है 35 किलो प्रति एकड़ की दर से पुनः उसका प्रयोग करें। ऊपर से टॉप ड्रेसिंग कर देना है, कुछ नहीं करना है। जब मिट्टी चढ़ा लिए खेत में पूरा नमी रहे तो आप प्रति कतार में यूरिया जो है डाल देंगे। अगर बारिश हो जाती है तो सिंचाई की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में बारिश नहीं पड़ती है। उस समय आपको 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करनी है। हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग से काफी हानि होती है। इसके अलावा हल्दी की फसल को पर्णचित्ती रोग भी काफी हानि पहुंचाता है। इस रोग ग्रसित पौधे की पत्तियों पर अनियमित आकार के भूरे धब्बे बनने लगते हैं।
इस रोग की रोकथाम के लिए हल्दी के कंद को उपचारित करके बोना चाहिए। साथ ही खड़ी फसल में यह रोग दिखने पर मैनकोजेब 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।